एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और आज 58,545 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जो है वो चल रही है। और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो तस्वीरें सीधी आ रही हैं, आपको ले चलते हैं बसवराज बोम्मई वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और आपको बता दें कि सुबह से ही कई दिग्गज जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे और इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई वोट डालने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सुबह से तमाम लोगों का तांता जो है वो लगा हुआ है। तमाम दिग्गज जो है वो घरों से बाहर निकल करके अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बता दें आपको कि इस वक्त बसवराज बोम्मई जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो कर्नाटक में कई हफ्तों तक चले चुनाव प्रचार के बाद आज जो बारी है वो है जनता की। तो फिलहाल सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए कि अपने अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए उम्मीदवारों की किस्मत को बंद करने के लिए तमाम जनता जो है कर्नाटक की वो आज सड़कों पर है, पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है। बसवराज बोम्मई की फिलहाल ये तस्वीरें, क्योंकि लगातार कहा यही जा रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, और इसी कड़ी में तमाम दिग्गज जो है वो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। तो कई हफ्ते तक जिस तरीके से चुनाव प्रचार चला और उस चुनाव प्रचार के बाद आज बारी जो है तमाम दिग्गजों की है, जनता की है, क्योंकि आज जनता तय करेगी कि आखिर उसे किसके सर पर कर्नाटक का ताज जो है वो फहराना है। तो मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर्वेश्वर पाठक जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ आलोक वस्त जी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो हमारे साथ मौजूद है। इनके अलावा डॉक्टर रमेश ठाकुर जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रमेश ठाकुर जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि देखिए लगातार बात हम ये कर रहे हैं कि जब भी जहां पर भी जिस भी राज्य में अगर चुनाव हो तो कितना बेहतर हो कि अगर वहां के मुद्दों पर बातचीत की जाए, कितना बेहतर हो कि जो काम जो मौजूदा सरकार थी उसने क्या है उस काम को गिनाया जाए, कितना बेहतर हो कि जो योजनाएं आप लेकर आए जनता तक उनका फायदा नुकसान बताया जाए। लेकिन ये सब कुछ जब चुनाव आता है गायब हो जाते हैं और कुछ और ही तरीके की राजनीति हमें देखने को मिलती है। धर्म की राजनीति हावी हो जाती है, जाति है कि वो जाति ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जनता जब एक तरफा वोट करती है तो इससे नुकसान किसका होता है? देखिए, एक जमाना था जब इन्हीं मुद्दों पे वोटिंग होती थी, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव की रणनीति बनती थी और स्ट्रैटेजी बनती थी। और जब हम लोग आप जब डिस्कशन करते थे तो इन्हीं मुद्दों पे बातें हुआ करती थी। लेकिन स्थितियां बदल गई है, चुनावी माहौल बदल गया है, हर चीज बदल गई है। अब लॉजिकल बातों पे कोई मतलब मुद्दा ही नहीं रह गया। इलॉजिकल जो बातें बजरंगबली, राम, इस तरह की चीजों को चल रही है जिससे हमारा आपका पेट नहीं भरता, ना ही देश का इसमें भला होता कुछ भी। लेकिन ठीक है, जनता को यही पसंद है। इस समय महंगाई का आलम आप देखिएगा, बेरोजगारी का स्थिति आप देखिएगा। ये बड़े जो मुद्दे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसे कई जमीनी मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं जिन पे हमें बहस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। उन मुद्दों पे कोई बात नहीं होती है। ऐसे ही जो मुद्दे उठ जाते हैं उस पे टीवी चैनल पे डिबेटें होती हैं और नेता भी उसी में, जो मतलब कुल मिला के जो सियासी जो ताना बाना इस समय जो जाल बुना हुआ है, हम सब उसका हिस्सा बन गए हैं। हम भी उन्हीं के पीछे पीछे चलते रहे। और रही बात चुनाव में जिस तरीके से चीजें अब होने लगी हैं, अब आज जो चुनाव हो रहा है कर्नाटक का, इसकी कुछ तस्वीर अगर हम देखें तो कई सारी चीजें जो है दूध की दूध पानी की पानी तरह बिल्कुल साफ दिखाई देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की ही हम बात कर ले तो पिछले चुनाव 2019 का जो इन्होंने चुनाव जो लोकसभा का लड़ा, तो उससे और आज के चुनाव से अगर कंपेयर करें तो इनको क्लीन स्वीप करना चाहिए। जहां इनको 52-53% जब उनको वोटर उनके पक्ष में आया था, तो ये चुनाव उनके लिए मायने नहीं रखता है। इससे पहले 18 का आप चुनाव देखो, 104 सीटों को लेकर और बढ़िया उन्होंने पूरी सरकार बनाई है। तब भी नहीं लग रहा था कि अगले टर्म में इनको कोई दिक्कत होगी। लेकिन बीते 5 सालों में चीजें हुई, चाहे महंगाई को लेके, चाहे स्थानीय मुद्दों को लेके, चाहे नेताओं की खींचतान को लेके, तो पार्टी अंदर खाने जो है वो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है हो चुकी है। और दूसरे बार आपस में कन्फ्लिक्ट है।
उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग हो गया है। और रही बात कांग्रेस जो है, कांग्रेस को शुरुआत से ही चाह रही है कि इनसे कुछ ऐसे कर्म कांड सामने निकल के आए तो हमें फायदा मिल पाए। कांग्रेस ने जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए थी और जिस हिसाब से उनको जनता में जाना चाहिए था और मुद्दों को उठाना चाहिए, उसमें पूरी तरीके से फेल रही है। और रही बात बीजेपी, रमेश जी, इसमें शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, कर्नाटक में कैंपेनिंग की शुरुआत जिस तरीके से हुई, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, इस समय सीएम बसवराज बोम्मई बोल रहे हैं। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮತದಾನವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೆಸೆಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ವ್ಯರ್ಥ ಆರೋಪಗಳ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ. ಜನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ BJP ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಕೋವಿಡನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ 100% ಕೊಟ್ಟಿರೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ. ಫ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ. ಅದು ಮನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ದುಡಿಯುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆರೋಪಗಳ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರ ಮತ ಇರ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬಹುಮತ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ. ಎಸ್ सर, आपसे हिंदी में बता दीजिए, क्योंकि नेशनल दर्शक भी देख रहा है, तो क्या अपील करना चाहेंगे? और आपके 3 बार सर, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू एंड टुडे इज एन इम्पोर्टेंट चेहरे डे पर भी जीत के एक बार ये दिख रही है. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ ಕೇಳೋದಿದ್ದೀನಪ್ಪ? ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾವ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಾನು ವೋಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ, ಲಾಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಆದ ನಂತರ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ ಅವರು ಕೆಂಪ ಹನುಮಾನ ಚರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
तो आप दरअसल बसवराज बोम्बे को सुन रहे थे। वो अपनी ही लैंग्वेज में, वहाँ की जो भाषा है जिसको वहाँ के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, वो उसी में आज अपनी बात रखने की कोशिश वहाँ पर कर रहे थे। हालांकि उनसे कहा गया कि आप हिंदी में भी थोड़ा बोलिए ताकि जो हमारे इस साइड के दर्शक हैं वो समझ पाए, लेकिन जब भी वो हिंदी में बोलेंगे तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि आखिर वो आज के दिन क्या कहना चाहते हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से, सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, आलोक बस जी बीजेपी और रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय वर्मा जी, मैं देखिए आपके पास आना चाहूंगी और आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। जैसे कि आपने रमेश ठाकुर जी को सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए बहुत ऐसे मुद्दे थे जिस पर आपका फोकस सही जा रहा था, लेकिन लास्ट में आते आते नहीं लगता कि जिस तरीके से आप लोगों ने अचानक से बजरंग बल की एंट्री कराई, वो भी पीएफआई के साथ रख करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया? देखिए, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे और मुद्दों की लड़ाई करेंगे, लेकिन जो एक प्रोपेगेंडा टीम है देश की वर्तमान सरकार की, जिसके केवल आपने सुना होगा कि कोटा में एक मीटिंग हुई थी और अमित शाह जी का एक वीडियो था। उन्होंने कहा कि इतना झूठ बोलो सुबह से शाम तक, और सुबह झूठ बोलो चुनावों के दिन और रात को फिर माफी मांग लो। बस जो डैमेज होना होता है, जो झूठ का नुकसान होना होगा, वो पार्टी को फायदा मिलेगा, जैसे मिल जाएगा। नहीं तो उस झूठ का बजरंग बली को वो माफ करना, मैं आपको आगे बताने जा रहा था। पहले इनकी आइडियोलॉजी बता दिया। हाँ। सरकार चलाएं, सत्ता बनाएं, राष्ट्रहित बनाएं, देश विश्व गुरु बन गया है। भारत के लोग अपने घर का ताला खोल के सो रहे हैं। यहाँ की जीडीपी 10 से ऊपर पहुंच गई है। हर आदमी के ऊपर जो डाटा है वो तो देशद्रोही डाटा दे रहे हैं कि भारत के प्रति व्यक्ति पर 1,09,000 रुपए। बजरंग दल को बैन करने से सब कुछ सही हो जाएगा? 1,09,000 रुपए ऋण हो गया है। दरअसल 1,09,000 रुपए ऋण नहीं हुआ, 2,18,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है। यही तो चीजें समझानी थी ना जी। मैं और जो रमेश जी कहना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, मैं यही तो बताने जा रहा हूँ, बताता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। 2,18,000 प्रति व्यक्ति आय हो गई है। भारत विश्व गुरु के भी सुपर गुरु बन चुके हैं। लोग ताला खोल कर सो रहे हैं। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। हर आदमी को नौकरी मिल चुकी है, हर आदमी को मकान मिल चुका है, हर घर में बिजली आ चुकी है। तो अगर आप ये सुनना चाहते हैं और यही कराना चाहते हैं तो मैं ये बोले देता हूं, लेकिन इससे दुर्दशा, इसकी स्थिति बिल्कुल उलट है। देश में आबादी 140 हम तो अजय जी माफ करना, मैं रोक रही हूँ। जो आप सारी बातें अभी यहाँ पर कह रहे हैं ना, ये सारी बातें हम तो वहाँ सुनना चाह रहे थे आपसे। हमने क्या आप कर्नाटक में जाइए, हमारे नेता राहुल गांधी ने आज भी ट्वीट देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोगों ने एंट्री की थी, भ्रष्टाचार को लेकर भारत जोड़ो यात्रा आपकी निकली थी। हाँ। लेकिन इनकी मित्र मीडिया और इनके आईटी सेल का जिसका काम ये है झूठ बोलो, उन्होंने उस चीज को दिखाया। आपके पास एक ही तलवार है कि सीधे टांग दो मीडिया पे। नहीं तलवार नहीं है। एक चीज वो बेटी है, सुनो, उन बेटियों की चर्चा कोई नहीं कर रहा जो बैठी हुई है इंडिया गेट पर। सबकी चर्चा हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं सर, अगर वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपोजिशन का एमपी होता ब्रजभूषण की जगह, या कोई अपोजिशन का नेता होता या कांग्रेस का होता, अरेस्ट हो गया होता, जेल चला जाता, रद्द करो, सदस्यता रद्द करो। राहुल गांधी ने क्या गुनाह करा था साहब? वो उस जज को 2 बार, मैं कह रहा हूं सीधे, मेरे को फांसी पे लगा दो, 2 बार उन जज साहब को 3 महीने में प्रमोशन दे दिया गया। नियम विरुद्ध नहीं है यही। अजय जी, ऐसे ही हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक में शुरुआत आपने कहां से की? घूम फिर करके चले गए। वही चीज है, घूम फिर। हम कर्नाटक पे बात कर रहे हैं, घूम फिर करके आप कहां आ गए? तो अब वही चीज है। नहीं, अच्छा, घोषणा पत्र किसका था? लड़ाई कर रहे हैं, मुद्दों की लड़ रहे हैं। और हमने, सुनो, घोषणा पत्र किसका था? ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो वीडियो सुन लीजिए। अरे सर, घोषणा पत्र किसका था? कांग्रेस का या बीजेपी का? इन्होंने झूठ बोला भाई। सबसे बड़े देश तमाशा राजा झूठ बोलने लगे जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए कि बजरंग बली। चलिए ठीक है। आलोक बस जी को ले आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि झूठ बोला गया, आलोक बस जी, ठीक है। भगवान की तुलना अजय जी एक सेकंड। देखिए, आलोक बस जी, कुल मिलाकर के मैं जितना समझ पाई हूँ अजय जी को, उनका कहने का मकसद ये कि उन्होंने बजरंग दल कहा, आपने बजरंग बली कैसे समझ लिया? 10 सेकंड और बोलूंगा। देखिए, मैं कर्नाटक में, मुझे पूरी उम्मीद है देश का वोटर वहां समझ चुका है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ की प्रतिशत देख लें अगर आप साक्षरता दर, तो पता चल जाएगा। वहां पर सरकार हम 140, मैं फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं, ये कुछ भी करते रहे, कुछ बदलते रहे, आखिर तक मित्रों दंगे हो जाएंगे। बताइए, इनके खिलाफ कोई चुनाव आयोग मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। रात को वीडियो साफ जारी कर देते। रणदीप सुरजेवाला ने, हमारे नेता ने लिख के दिया कि साहब मुकदमा दर्ज करें। वहां बात नहीं होगी। हमारी नेता सोनिया गांधी, तो जनता समझ रही है कि किस तरह का अत्याचार चल रहा है। हिटलर भी यही काम करता था। अब बोल रहे आलोक बस जी। देखिए, मेरे फाजिल दोस्त ये समझते हैं कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के जोर से बोलने से झूठ सच में तब्दील हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो भूल जाते हैं कि आलोक जी भी उनसे तेज आवाज में बोल सकते हैं। आप एक चीज को नोट कीजिए, कर्नाटका में 5,77,000 घर का निर्माण हुआ और उनको मिल गया।
19 लाख शौचालय का निर्माण हुआ, 15 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बन रहा है। उसके बाद बेंगलोर टू मैसूर हाईवे का निर्माण चालू है, जिससे कितनी सुविधा होगी। आईटी हब की स्थापना को बढ़ोतरी दिया गया। ये सारी चीजें हमने कर्नाटक के वहां पे रेलवे की एक्सपेंशन के लिए सैंक्शन किया हुआ है, जिस पर काम चालू है। तो ये सारी चीजों ठीक है, एक सेकंड आलोक जी आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं कर्नाटक से, डीके शिव कुमार को आप देख सकते हैं भगवान के दर पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो कर्नाटक से हम आपको दिखा रहे हैं। आलोक जी अब बोलिए, लेकिन इसमें एक चीज और, एक छोटा सा सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें गिना रहे हैं, तो फिर आपको फिर बजरंग बली के नाम पे क्यों आना पड़ता है? देखिए, भारत एक धार्मिक देश है। सनातन धर्म मोदी जी के नेतृत्व में जाग चुका है। हम अपने साथ जितने भी हमारे साथ अत्याचार हुए मुगलों द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन सबको संभालने की कवायद हम कर रहे हैं। हम सर तन से जुदा करके चीजों को हासिल नहीं कर रहे हैं। हम कोर्ट जा रहे हैं, हम वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास जा रहे हैं, वहां से हम चीजों को ठीक करा के। बताइए कि राजनीति में श्री राम में और हनुमान में तो हमारी आस्था है। आलोक जी, बजरंग दल बजरंग बली कैसे, बस ये समझा दीजिए। अगर कोई मुसलमान अल्लाह अकबर कह के किसी चीज की शुरुआत करता है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम अगर जय बजरंग बली या जय श्री राम करते हैं तो हम ऑब्जेक्शन किसी को नहीं, ऑब्जेक्शन किसको? क्यों बोला आपने ये बात? सर अगर ऑब्जेक्शन होता ना, एक मिनट आलोक जी, अगर ऑब्जेक्शन होता ना तो आपकी हर रैलियों की शुरुआत, आपकी जनसभाओं की शुरुआत जो है जय श्री राम के नारे के साथ नहीं होती सर। क्या चीज? अगर ऑब्जेक्शन होता किसी को जय श्री राम के नारे से, तो आपके ज्यादातर, आप चाहे प्रधानमंत्री को ले लीजिए, आप अमित शाह को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सबकी शुरुआत जय श्री राम के नारे के साथ ही होती है सर, तो ऑब्जेक्शन नहीं होता। मैं नीला जी ये पूछना चाहता हूँ कि पीएफआई की सारी गतिविधियां आप लोगों ने अपने चैनल पे चलाई है और उसके बारे में सारी जानकारी है कि वो क्या इंस्पेक्टर सुधीर मार दिया गया था बजरंग दल की, क्या उसमें रोल था पूरे देश को पता है? उसको आप कंपेयर मारे जाते हैं बजरंग दल से, पूरा देश को पता है। ये एक्चुअली में इनकी सोच ये है, आप तो बोल हमारे पाले में ये उपासक है बजरंग दल की, ये उपासक है बजरंग दल की तुलना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पीएफआई से नहीं करनी चाहिए क्योंकि पीएफआई एक अलग संगठन है, बजरंग दल अलग है, लेकिन बजरंग दल को बजरंग बली के बराबर भी तो नहीं खड़ा कर सकते। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है कि वो खुद आत्मघाती हमले कर देती है अपने ऊपर। क्या जरूरत थी बजरंग दल को बैन करने की, बात करने की, बजरंग बली के बारे में बोलने की, प्रधानमंत्री को साफ नहीं? तो वो तो बजरंग दल के बारे में बोल रहे हैं ना, वो तो बजरंग दल के बारे में बोल रहे हैं। आप हमें मौका देंगे तो हम तो उसको भुनाएंगे ही। ये आई ना, अब आई असली बात, अब आई असली बात। ठीक है आलोक जी, आपकी इसी बात की तारीफ की जाती है, ठीक है बिल्कुल आलोक जी, आपकी इसी बात की तारीफ की जाती है कि आप बिल्कुल एकदम साफ बोलते। ठीक है रमेश जी, देखा आपने सुना आलोक भट्ट जी को, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जब आप मौका दोगे तो हम तो कैश करेंगे, और इस मामले में बीजेपी बहुत माहिर रहती है और कांग्रेस ने वो काम कर दिया। नीति और नियत खुल के सामने आ गई, पीछे क्या छुपा हुआ है, कुछ नहीं करते, सब जायज है। राजनीति इज द डाइल्यूटेड वार। मुझे बोलने दीजिए, डेमोक्रेसी बोलने दीजिए, आप बोल चुके, राजनीति और डेमोक्रेटिक India is a democratic country, सब जायज है। and you know very well that our democracy is the best democracy in the world. There is no dictatorship, but nowadays indirectly you are doing dictatorship. बिल्कुल ठीक है। अभी हम बसवराज बोम्बई साहब से अपील कर रहे थे कि हिंदी में बोलिए, अब हमें अपने मेहमानों से भी अपील करनी पड़ेगी कि हिंदी में बोलिए सर। हाँ ठीक है, आप जान लीजिए कि आप ऐसी अनर्गल बातें क्यों करते हैं, क्या जरूरत है? ठीक है रमेश जी कुछ कहते हैं, उनकी बात पूरी होने दे। रमेश जी, दोनों की बातें आपने सुन ली। देखिए आलोक जी ने जो चीजें कही और वो अच्छा है, दोनों अंतरों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि अच्छी बात उनके दिल से निकलवा दी जो हम लोग सुनना चाह रहे हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा नहीं करते हैं, हो सकता बहुत जल्दबाजी में आलोक जी ने बहुत बड़ी सच्चाई बोल दी और यही फिलॉसफी ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर रहती है कि सच्चाई। आलोक जी के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको, रमेश ठाकुर जी वो अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, जो दिल में है वो जुबान पे आ ही जाता है उनकी। हाँ
इतनी भी साफ बोल मत रखो, पता चला आप जो पार्टी की जो लाइन है उससे भी आप भटक गए, पता चला उनको भी लेने के देने पड़ जाए। अभी आलोक जी की बात करना चाह रहा हूँ, अभी आलोक जी की बात करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने ब्रेक से पहले कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री 360 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, गुजरात चुनाव खत्म करा फिर दूसरे में चले जाए। तो आलोक जी से ये कहो कि 60 दिन थोड़ा सरकार का भी काम कर ले, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हालांकि आज ये मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं है। जंतर मंतर पे क्या हो रहा है रेसलरों के साथ, उसके भी 5 मिनट बात कर ले, 6 मिनट बात कर ले, और महंगाई पे बात कर ले, किसानों की बात कर ले, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं उसमें किसी की शान नहीं घट जाती। किसान भी आपके हैं, रेसलर भी आपके हैं, महंगाई ये मुद्दे वो भी सब आपके हैं। इतने व्यस्त चुनाव में मत रहो और सारे के सारे दिन आप चुनावों में मत दो। चुनाव के अलावा भी बहुत कुछ है वो आप करते रहो। जो अभी अजय भाई कहना चाह रहे थे वो बात पूरी ढंग से नहीं कह पाए, जो मैंने अच्छे तरीके से तो है कांग्रेस बात ही ढंग से जनता तक नहीं पहुंच पाई, ये आत्मघाती चीजें करते हैं ये। ठीक है रमेश जी और आलोक जी, सर्वेश्वर जी आप मैं बात पूरी मैं पूरी बात करूं। दूसरी बात, बजरंग बली वाले मुद्दे पे आप आ गए हैं। देखो, बजरंग बली और बजरंग दल में बहुत अंतर है, खासा अंतर है। अब भारतीय जनता पार्टी, जैसे आलोक जी ने कहा, ऐसे तो मुद्दे चाहती है, कोई भी छोटा सा इनको लिंक आ जाए, लिंक में जोड़ना है और चुनाव में जाके उनको फायदा लेना है। अब राहुल गांधी का जब मामला हुआ, उन्होंने मोदी सरनेम के बारे में कहा, उन्होंने पूरे ओबीसी समाज से जोड़ दिया। अब बजरंग बली वाला मुद्दा आया, आपने बजरंग बली भगवान से जोड़ दिया। तो ये कलाकारी मुझे लग रहा अजय भाई को सीखनी पड़ेगी, उनकी पार्टी को सीखनी पड़ेगी। ये अगर कहें चूरन, तो आप उसका अच्छा रमेश जी, क्या सीखना भी शुरू कांग्रेस ने सीखना शुरू किया है क्या है? और यही वजह रही कि तेलंगाना में हम एक रैली देखे। आदरणीय रमेश जी, अश्वत्थामा मारा गया, किस संदर्भ में बोला गया था और क्या हुआ, इतिहास किसका गवाह है? तो आपने बजरंग दल के ऊपर उंगली उठाई तो बजरंग बली तो उसमें शामिल हो ही गए, क्योंकि देखिए यही साफ गोई जो है ना आलोक जी के, आलोक जी मुद्दों पे हमें पढ़ना है और बीजेपी को बचना चाहिए। आलोक जी, आप तो समझदार आदमी हो, बचना चाहिए इन मुद्दों से, किसी का कोई भला नहीं हम ये मुद्दा थोड़ी लाए, ये मुद्दा ये लेके आए। देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास ठीक है, एक कमेंट सर्वेश्वर जी से, एक कमेंट सर्वेश्वर जी, एक रमेश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप सर्वेश्वर जी एक सेकंड, डीके शिव कुमार कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड। ऑल नेशनल मीडिया ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಹೊರಟಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 15-14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುತ್ರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪುತ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಮಾಡಿ. ಆಕಾಶ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಆಭರಣ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ನಾಂದಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಮತದಾರರಿದಾರಲ್ಲ, ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ, ಈ ದುಷ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನ, ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನ
ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೋಟು ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 21ರಿಂದ 18 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. प्रजाप्रभुत्व। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार बड़ी खबर पर आज सुबह से वहां कवरेज हमारी जारी है, क्योंकि कर्नाटक में जिस दिन का इंतजार था 10 मई का सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज 10 मई वो दिन, वो तारीख जब कर्नाटक की जनता सड़कों पर है और पोलिंग बूथ पर जा रही है और अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। और 2615 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। पल पल की हर तस्वीर न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कई दिग्गज हस्तियां जो हैं वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं, जिसमें आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि वोट डालने के लिए पहुंची। इसके बाद आप फिल्म अभिनेता प्रकाश राज को देख सकते हैं, कतार में आपको नजर आएंगे। और बीएस येदियुरप्पा, उनको आप देख सकते हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके अलावा तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई जहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और ये तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। तो चलिए हम अपने गेस्ट की तरफ रुख करेंगे। सर्वेश्वर जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि ब्रेक पर से लौटेंगे तो सीधे आपके पास आएंगे। एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं कि कर्नाटक का जो चुनाव है, घोषणा हुई, फिर चुनाव प्रचार शुरू हुआ, बहुत ही फ्लैट जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि चलिए इस बार चुनाव जो है वो शांति से निपट जाएगा। लेकिन लास्ट आते आते एक जो करंट जिसको कहते हैं, जिसकी जरूरत लग रही थी कि कर्नाटक इलेक्शंस में वो करंट कहां से आएगा, वो कांग्रेस ने दे दिया बजरंग दल का नाम दे करके। आपने सही कहा कि वो करंट पहले जितने भी चुनावी पंजे, जितने भी सर्वे हुए, उसमें कांग्रेस को अपर हैंड था। जो भी वहां पे बीजेपी का गवर्नमेंट चाहे जितनी भी डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन जो भी तमाम फैक्टर्स थे उसमें भी कांग्रेस को अपर हैंड था, वो जीत सकती थी। लेकिन ये जो करंट की जो धारा प्रवाह की गई, किसके द्वारा की गई? आखिर मैंने इससे पहले भी यही बताया था और रमेश सर से भी यही पूछना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में भी यही हुआ। आखिर जो कांग्रेस है, एक ही धर्म या एक ही संप्रदाय के लिए किसी भी चुनाव में ऐसी घोषणाएं करती क्यों है? वहां के सर्व लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पीएफआई भी है। जी, वही मैं कह रहा हूं ना। कि अगर कांग्रेस को बजरंग दल जैसे दल अगर लगते हैं, ठीक है ये उन्मादी दल है या जो भी हो, तो पीएफआई क्या बहुत देशभक्त दल है? उसके तो आतंकवादी गतिविधियों में एसडीपीआई के साथ इनका गठबंधन होकर चुनाव लड़ा जाता है। सर, तो उसको भी तो बैन करने की बात वो कह रहे हैं। लेकिन एक बार भी उस तरीके से मुखर होकर नहीं बोलते हैं ये। आप ये देख लीजिए कि अगर देश में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती थी या पीएफआई के लोग पकड़े जाते थे, तो जिस तरीके से विरोध करना चाहिए उस संगठन का, कांग्रेस करती नहीं थी। उनका बस एक ही रवैया होता था, नहीं ये तो ऐसे ही पकड़ रहे। पटना जैसे देश में, राज्य में, जो बिहार के जो है, पटना बिहार की राजधानी शहर में जो वहां की राजधानी है, वहां पे पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं। अभी कांग्रेस उस सरकार में गठबंधन में है, लेकिन वहां पे ये कुछ नहीं बोलते हैं। तो आखिर कांग्रेस की मजबूरी क्या है? वो संगठन है, देश के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन आप वहां पे खुलेआम नहीं बोलोगे। और मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा बजरंग दल का एक भी ऐसा बंदा जो देश के खिलाफ, देखिए तोड़ फोड़ आगजनी वो एक अलग बात है। नहीं, अलग क्यों है सर? क्यों है? क्यों है? मतलब आप घर में आप तोड़ फोड़ कर दीजिए, आपको इजाजत है। नहीं, मैं उस सेंस में अभिषेक बोला कि अलग बात है। आतंकवादी घटनाएं तो नहीं करते हैं ना, बम फोड़ के हजारों लोगों को तो नहीं मार दे रहे हैं ना। चाहे उसमें बम जब फुटता है न कहीं, वहां पे ये नहीं देखा जाता कि हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, उसमें सर्व धर्म के लोग मारे जाते हैं, जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। तो अच्छा, ये अगर जो दंगे हो रहे हैं, ठीक है, जो भी सेंस आपका रहा हो, उसमें क्या एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जाता है?
देखिए, जो भी आपका सेंस रहा हो, मैं उस सेंस के बारे में तो नहीं जानता कि आप किस सेंस से बोल रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पीएफआई जैसे संगठन की तुलना आप जब बजरंग दल के संगठन से करेंगे तो आपको तो विरोध झेलना ही पड़ेगा। और सचमुच बीजेपी चीजों को भुनाती है। अब आपको किसने कहा था ये मुद्दे उठाने के लिए? सब कुछ जब आपके साथ जा रहा था तो आप कैसे? और जो आपने कहा कि अगर कहीं भी दंगा फसाद होता, यूपी में देख लीजिए 700 दंगे हुए अखिलेश यादव के समय में, तो दंगा किसके में हुआ? हिंदू मुस्लिम में ही तो दंगा होता है ना। गुजरात के गोधरा में जो ट्रेन को जलाया गया, चलती ट्रेन को, उसके बाद जो दंगा सवाल बढ़ा, अखिलेश तो यादव किस से पूछा संप्रदाय जाए में तो वो दंगा ये हुआ? कहते हैं कि दंगे तो बीजेपी करवाती है, उनकी सरकार इसलिए नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, अजय जी के पास जाते हैं। अजय जी, जिस तरीके से देखिए आपने सुना सर्वेश्वर पाठक जी को, वो एक चीज ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, और यही सवाल हमारा भी शुरू से है, सब कुछ सही चल रहा था, आपके फेवर में सब कुछ जा रही थी, यहाँ तक कि जितने चुनावी सर्वे भी आए वो भी आपके फेवर में जा रहे थे, आपको बड़ी सीटों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे। तो कहाँ लगा कि कमी रह गई और अब इस तरीके से बीच में ले आइए आप? कर्नाटक का वोटर बहुत बुद्धिमान वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर है, वहाँ साक्षरता दर 90% से जो है, आप ये समझ लीजिए और ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। केवल प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। बीजेपी आईटी सेल का प्रोपोगंडा है, उसको प्रचारित कर रहे हैं और उनके सहयोगी लोग। अब भाई थोड़ी देर तो आलोक जी प्लीज, थोड़ी देर आलोक जी, थोड़ी देर आप कह रहे हैं प्रोपोगंडा है, थोड़ी देर बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक गॉडसे के विचारक, अगर ये गॉडसे को सही मानते हैं, गांधी की हत्या सही, अभी कह रहे थे नहीं वो कुछ नहीं करता, गॉडसे भी ने भी कुछ नहीं करा था, फिर तो वो भी बहुत, उन्हें भी पूछते हैं ये लोग कि नहीं साहब गॉडसे ने भी कुछ नहीं करा। निदा जी, इनसे पूछो कि इनके पास मुद्दे नहीं है डिबेट में क्या? 2 घंटे की बात करेंगे, 2 घंटे आज इस चैनल पे कर्नाटक का चुनाव हो रहा है। वो दल भाई बीच में मैंने आपको बोला आपको डिस्टर्ब लगता है, वो दल जो है कुछ नहीं करता है। वो घूम के अभिषेक जी ने जब उनको आईना दिखाया तो घूम गए। जितनी बार डिबेट में बैठा हूँ यही बोल से, अरे आपकी माननीय इंदिरा गांधी जी आरएसएस के फंक्शन में गई, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने आरएसएस को 26 जनवरी की पैरेड में शामिल करवाया। उसके बाद आप माननीय इंदिरा गांधी जी का वक्तव्य जो है सावरकर जी के बारे में पढ़ लो, तब आया सर्वेश्वर जी, गोडसे, अरे गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, वो एक हत्यारे थे, हत्या कर दी, वो एक मर्डर साबित हुए। इसमें और कौन सी विचारधारा आ रही है? ठीक है, अब अजय जी को विभाजन करवाया कांग्रेस ने, लाखों लोगों अजय जी को सुन तो लीजिए। सर्वेश्वर जी, क्या उसके लिए हम सर्वेश्वर जी एक सेकंड, अजय जी आप बोलिए। और देखिए गॉडसे के बारे में अगर एक सेकंड ठीक है, सर्वेश्वर जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर, ऐसा नहीं चलेगा। एक सेकंड, आप सब लोगों को समझना पड़ेगा, आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि आप सब लोग शांति के साथ बात कीजिए, अपनी बात रखिए, मुद्दों पे बात कीजिए, ठीक है। और अजय जी एक सेकंड, अजय जी आप जो गांधी का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, अगर अपनी बगल में बैठे आलोक जी के आप जैकेट को देखेंगे, वो दिल के ऊपर अपने गांधी जी की तस्वीर लिए घूम रहा है, जरा देखिए। गॉडसे की लगाएंगे तो आतंकवादी कहलाएंगे, गांधी जी की नहीं लगाएंगे तो बताइए, गांधी जी तो लगाएंगे, ये तो अंदर है। कोई फोटो लगाने से थोड़ी ऐसी बात होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बोलिए निदा जी, इस देश में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं। 2014 के बाद भारत जब आजाद हुआ, मैं नहीं कह रहा ये, इनकी होने वाली देश की डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है। अब मैं डिप्टी पीएम क्यों कहता हूँ? मोदी जी को विशेष अधिकार है, कभी किसी को कुछ बना दे, कभी भी बना सकते हैं। उन्नाव की बेटी है, हाथरस की बेटी को Y+ देंगे नहीं, हत्याएं हो जाएंगी उनके परिवार की। अरे ये फिर आ गए गॉडसे के विचारक भाई भी, सिक्योरिटी देंगे। अब वो कहती है 2014 से पहले भारत ही नहीं था, वो कहती है कि आजादी 2014 के बाद मिली है भारत को। तो ऐसे विचारक 2014 के बाद जो आए हैं, अब मुझे पता नहीं क्या है। एनसीआरबी के आंकड़ों पे अगर चले जाएंगे सर, तो बहुत कुछ ऐसा है जो निकल करके सामने आ जाएगा। कल ही एनसीआरबी के कुछ आंकड़े आए थे जो हम बताएंगे यहाँ पर, तो सब हैरान। ठीक है सर, देखिए निदा जी, रेप में राजस्थान हाईएस्ट है इंडिया में। आलोक जी मैं तो खुद ही कर दूं भैया, मेरे कहीं 2 सीडी के प्रचारक बैठे हैं इधर उधर। हम लोग सीडी के प्रचारक हैं, आप एलपी के प्रचारक तो मेरा, अरे फिर आ गए, अरे ये सीडी बंद करो यार, बीजेपी वाली भैया, राजस्थान अपनी पहचान वाला कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें।
सीडी आप प्ले करते हैं। ठीक है अब प्लीज सर्वेश्वर जी, अजय जी, आलोक जी, प्लीज अभिषेक जी मैं फाइनल कर रहा हूँ। ठीक है, 10 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड कर्नाटक जल्दी की से। जनता तय कर चुकी है कि प्रोपोगंडिस्ट, एजेंटिस्ट और इन ब्रजभूषण के समर्थक, आसाराम के शिष्य, कुलमानंद, चिन्मयानंद के शिष्य, कुलदीप सेंगर की सोच, इनको वोट नहीं देंगे, देश के विकास को वोट देंगे, जनता की वोट देंगे, जनता के बेटियों के, ठीक है अजय जी, जल्दी पहलवान बेटियों वालों को वोट देंगे बस। ठीक है, 10 सेकंड में जल्दी से आलोक जी रिप्लाई कर लीजिए, फिर रमेश जी मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक कहावत है कि सूप ने चल्ली को कहा कि तेरे अंदर बहुत छेद है। सूप में खुद छेद रहता है तो चल्ली को क्या बोलेगा छेद है जी। इनके राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बैठ जाते हैं अनशन पर, धरने पर कि मेरा मुख्यमंत्री चोर है। तो मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सरकार अब उसमें बीजेपी का क्या हाथ है भाई? नहीं, अरे वो तो सीधा वसुंधरा राजे का नाम ले रहे हैं सर, अरे कि तो उन्हीं का वो हाथ है किसी का सब नाम में। ले, लेकिन वो क्यों बैठ गए उनके खिलाफ? ठीक है, रमेश जी पूरे को ले देश आते ने हैं। देखा किसी ने नहीं तो रमेश इनके ठाकुर अंदर जी, तो कंट्रोल है जैसे नहीं। आज अब की कभी चर्चा से वो तमाम जो है कभी मुद्दे हैं वो वो कायम नजर आ रहे हैं, वैसे ही आपके कर्नाटक में प्रदेश चुनाव अध्यक्ष प्रचार ऑफर के कर रहे दौरान। हैं, ठीक है सचिन जी आपका स्वागत है, और आपकी इन बातों से उसका भी बल मिल रहा है। आप साम दाम दंडभेद ऑपरेशन कर्नाटक पे वापस आ जाए सर। ठीक है अजय जी, आलोक जी कर्नाटक पे वापस आ जाते हैं। रमेश जी, कर्नाटक में अपने कार्यों की बदौलत, अब कार्यों की बदौलत का मतलब है डेवलपमेंट स्कीम जो मैं गिना चुका हूं, उसके बदौलत हम वहां की जनता का विश्वास और दिल जीतने में कामयाब हैं। पहले हमें जितने सीट आ रहे थे बहुमत के लिए, अब इनके वक्तव्यों से वो सीट में और बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसमें कहीं कोई रमेश जी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा ऐसी स्थिति इस बार दिखाई नहीं देती है। वो इसलिए नहीं दिखाई देती है, पीएफआई का भी आपने मुद्दा उठाया कि पीएफआई को बैन जो कांग्रेस ने करा, ये पीएफआई कांग्रेस बैन नहीं करना चाह रही थी। ये इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करती कि पीएफआई को हम प्रदेश में बैन करेंगे दूसरी सरकार में आने से पहले। लेकिन क्या हुआ, ये मुद्दा उनसे पहले कांग्रेस ने छीन लिया। कांग्रेस ने गलती यहाँ पे क्या करी, पीएफआई के साथ में बजरंग दल को भी जोड़ दिया। चलो, अगर उनके बजरंग दल ने अगर कुछ भी ऐसे अनैतिक कार्य करे थे वो जनता को बताना चाहिए थी, ये नहीं बता पाई। दूसरी बात ये है, कांग्रेस ने यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी करी है, जो दिल्ली का फॉर्मूला वहाँ पे उन्होंने शुरू करा है कि 200 यूनिट जो बिजली है वो फ्री कर देंगे, महिलाओं को बसों में फ्री कर देंगे, और जो बेरोजगारी भत्ता वो हम देंगे। इन मुद्दों को काफी जबरदस्त फायदा हो रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के बाद से ये लगा कि नहीं, ये इन मुद्दों से कहीं जनता इनकी तरफ आकर्षित ना हो जाए, और जनता हुई भी थी, आकर्षित भी हुई थी। लेकिन फिर वही है, भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ नहीं बचता है, वो धार्मिक उन्माद और धार्मिक मुद्दे ऐसे लक्ष्यदार तरीके से पेश कर देती है, जो बजरंग दल को लेके बजरंग बली से जोड़ दिया। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिला के अंततोगत्वा हमको ये समझ लेना चाहिए, कर्नाटक की जनता दिल्ली की जनता से अलग है। कर्नाटक की जनता उत्तर भारत की जो जनता है उससे अलग है। वो बहुत यहाँ के मुकाबले ज्यादा पढ़ी लिखी है। एक चीज तो है रमेश जी, पढ़ा लिखा होना, लेकिन उससे इतर भारत के इतिहास को ही अगर आप देखें तो चुनाव अक्सर हमने देश में देखा है कि सेंटिमेंट के आधार पे ही होते हैं। कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर मेरे घर से कोई खड़ा है तो मैं उसी को वोट दूंगा, ये तय है। अगर कोई भी खड़ा है, कर्नाटक में सुनो, एक चीज मैं वही 85 के बाद का अगर आप इतिहास देखो, 85 से पहले तो रिपीट सरकार हुई थी, उसके बाद में जिस तरीके से वहां चीजें हावी रही, ये बहुत अच्छा। मैं आप ही से समझता हूं, क्या इस बार का वोट जो है वो इस आधार पे पड़ेगा कि मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज रहा है, इसके आधार पे क्या क्या काम, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। या वोट इस आधार पे पड़ेगा कि लिंगायत समाज से कौन मेरे आसपास खड़ा है, या वो कलिंगा से कौन मेरे आसपास खड़ा है, क्या इस पे वोट होगा या नहीं? ये मैं रियलिटी आपसे समझना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लिंगायत के साथ कौन खड़ा है, उनके हित के लिए कौन काम करेगा, और किस मुस्तैदी के साथ में उनके साथ में बढ़ेगा, ये मुद्दा बहुत लॉजिकल है और इस मुद्दे के साथ में चलेगा। मैंने बताया, देखिए इस बार चुनौती 2 राष्ट्रीय दलों के सामने है, क्योंकि क्षेत्रीय दल चाहे जेकेपीपी हो गया और एमआईएम की भी एंट्री हो रही है, वो भी 4-5 सीटों पे दमखम के साथ में लड़ रहे हैं। तो इस बार जो क्षेत्रीय दल है वो बहुत ज्यादा कमजोर है।
राष्ट्रीय दो पार्टियां कांग्रेस बीजेपी उनके अपने इज्जत को बचाने के लिए और सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस बार का परिदृश्य जो है 85 से लेके अब तक का जो 2018 तक का रहा वो पूरी तरीके से बदलेगा। अब देखिए जनता किस तरफ जाती है। अगर जनता फुल फ्लेश कांग्रेस की सरकार बना लेती है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लेती है तो इसके बाद में जो अगला टर्म आएगा तब तक भी सरकार को हिलाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। जहां तक बात है कि वोटरों का इस बार दिमाग चेंज होएगा क्या अपने से एनालिसिस अच्छा तो एक चीज अगर तो ये चीज देखने को चुनौतियां तो दोनों ही राष्ट्रीय दलों के सामने है, लेकिन जेडीएस का रोल क्या इस बार लग रहा है? नहीं, जेडीएस का रोल रहेगा। हो सकता है कि वो किंगमेकर की भूमिका में आ जाए। आप उनको भाई पिछली बार जो उनके 38 सीटें आई थी तो उनको भी अंडरस्टिमेट करके नहीं चलोगे कि नहीं हो सकता उनका नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें 150 सीट का दावा है, 150 सीट का। इतना ही कमोबेश मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कह रही है 224 सीटें। इसका मतलब ये अपने हिसाब से 500 सीटें बनाएंगे और चुनाव आयोग को कहना पड़ेगा नहीं भैया 224 से लेके आप 500 सीटें कराओ। अजय जी से जवाब ले लेते हैं। 300 सीटें। ठीक है, अजय जी से जवाब लेते हैं। अजय जी ऐसे आंकड़ा कैसे फिट बैठेगा? देखिए आंकड़ा ऐसे फिट बैठेगा कि वहाँ के जो हालात थे 40% कमीशन की सरकार, 2500 करोड़ में मुख्यमंत्री, 100 करोड़ में विधायक और ठेकेदार आत्महत्या कर रहे थे, बेटियों से बलात्कार हो रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी और कमीशनबाजी और बाकी उसको रूप देना, उसके आधार पर ये जनता ने तय करा था कि पिछली बार चुनी हुई सरकार चुरा ली गई थी ऑपरेशन लोटस के तहत। तो इस बार जनता मन बना चुकी है कि अब के हम ठोक के बहुमत 2/3 बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे, 150 सीटों से जिताएंगे और वो 150 हमारा आकलन है। इनका आकलन तो ये कहते हैं 224 जीतेंगे, तो इनका अपना विचारधारा 224 ही सीट होंगी। ये मजबूत है जनता की बात पर, जनता की लड़ाई पर। वहां का देवतुल्य वोटर आज हमें वोट दे रहा है, इसमें कोई डाउट ना माने। और 13 को हम फिर निधाजी आपके साथ आपके चैनल में बैठेंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे और आपसे खाएंगे। ठीक है, आलोक जी आप क्या लेकर आएंगे उस दिन हमारे लिए? देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस बराबर देखती है। जिस चुनाव में जाती है कहती है हम ये जीत रहे हैं और वहां 0 पर आउट हो जाती है। कहीं 1 सीट ले पाते हैं, कहीं 3 पे रह जाते हैं। तो भारत की जनता ने ये मन बना लिया है कि भारत मुक्त कांग्रेस चाहिए और उसी ढर्रे पर भारत की जनता भारत मुक्त कांग्रेस कर देंगे या कांग्रेस मुक्त भारत? सॉरी कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत करने का मन बना लिया है भारत की जनता ने और उसी ढर्रे पर काम कर रही है। इनके नेताओं को सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स में आपको सीरियस लेना पड़ता है लोगों को। इनके नेता को मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। बजरंगबली ने ज्यादा उत्साहित कर दिया है। नेताओं को लोग सीरियस बजरंगबली ने ज्यादा उत्साहित कर दिया। देखिए बजरंगबली से तो बल मिलता है, बजरंग दल ने। आप भी बजरंगबली के उपासक हो जाइए, आपको भी बल मिलेगा। वो जाने जाते हैं अपने संकट मोचक का तो भक्त मैं भी हूँ। हाँ, संकट मोचक का भक्त मैं भी हूँ, लेकिन समझना ये चाहूंगा कि क्या राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए? संविधान नहीं कहता। अगर एक चीज मुझे बताइए तो वही, अगर यही मैं समझना चाह रहा था। आज आप हम पर उंगली उठा रहे हैं कि राजनीति में धर्म लाते हैं। तो आपने राहुल गांधी को देखा कर्नाटका से जब वो जब चले कन्याकुमारी से, तो जब कर्नाटका प्रवेश किए तो मंदिर घूम रहे नहीं जाना चाहिए। ये अधिकार केवल आपको ही है क्या? भारत के किसी नागरिक को नहीं है कि मंदिर न जाए? मतलब आपने पेटेंट करा लिए। अरे पहले आप दलितों को अभी भी नहीं जाने देते, अब आप हिंदुस्तान के लोगों को बना रहे हैं लोग। मैंने ये नहीं कहा नहीं जाने दूंगा, आप यही तो कह रहे हैं। वो गए ना और आपने देखा कि वो नकली हिंदू है, वो कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन लिए। तो ये सब क्यों किया उन्होंने? वोट बैंक के लिए? हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हमने तो कहा था कि राम का मंदिर के लिए हम लड़ेंगे और हमने लड़ा और उसमें हमने जीत हासिल की और अब भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। जो विदेश से भी लोग वहां पर लाखों लाख आ रहे हैं। एक ऐसा पर्यटन स्थल बनाया है। आप देखिएगा, आप सीता मंदिर का वहाँ राहुल जी भी जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे वहाँ राम मंदिर। लेकिन जाए, किसी को रोक नहीं है। अभिषेक जी सुन लीजिए, हर आदमी माथा टेके। भारत का संविधान ये कहता है कि धार्मिक आधार पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये लोकतंत्र की हत्या होती है। क्यों गए राहुल गांधी? अरे जाना कोई है, आप नहीं जाते क्या? आप नहीं पूछते क्या घर में? हम नहीं हद कर दिया आप सोशल पर। तो जो कहते हैं अभी नहीं तो क्या कुछ नहीं करते। अजय जी क्या जो वो कर रहे हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं? कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये गाइडलाइन थी कि यहाँ पे निर्माण करिए, ये कहते हैं साहब हमने कर दिया। हमने नहीं, राम को ले आएंगे सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस पे जितेंद्र भव्य मंदिर के निर्माण में इनके मंत्री जितेंद्र जी जो
देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में कहते हैं कि जो राम सेतु है उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, वैसे राम को बेचने का काम करेंगे, चंदा लेंगे, जमीनों में घोटाला अयोध्या में निकला, लेकिन इनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। ये बहस फिर बहुत लंबी हो जाएगी कि फिर राम के अस्तित्व पे किसने सवाल उठाए। हमने तो हलफनामा दे दिया था, सुधार का हलफनामा दिया इन्होंने, कौन सा सुधार दिया है ना कि राम आज के वक्त में एक ऐसा चरित्र बन चुका है जो अपने अपने फायदे के लिए तमाम पार्टियों से सिवाय इसके कि ये लोग केवल पॉलिटिकल वेंडेटा एजेंडा चलाते हैं, राम के साथ चुनाव को देश के संविधान से ऊपर जाकर लड़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं। और ये सत्ता के लिए बोले ना कि हम राम पे नहीं विश्वास करते, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, कहीं तक गिरेंगे, कहीं तक जाएगा। ये विचारधारा भारत के लोग कुछ समय तक के लिए तो स्वीकार ठीक है। रमेश जी, एक जल्दी से कमेंट में आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे वोटर्स पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि हमें एक सेकेंड DK Shiv has puja to LPG cylinder because Modi had said so. We will follow the words of Modi. What do you say? Well, suddenly the Congress party has started praying to everything, whether it is visiting Bajrangbali temples over the last week or whether it is seeing God in LPG cylinders. The Hindu philosophy sees God in everything, and we really welcome DK Shiv and the Congress party offering prayers to LPG cylinders. We are happy that the Congress is doing some kind of puja at least. Last question. Has J. Devagowda ji told that BJP people let enjoy till 13th. After that we will do it. The 13 people are going to speak and they are going to answer a lot of answers. Thank you. Please, just ma'am. अब आ रहे हैं रमेश जी आपके पास। हमने ये देखा है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई नहीं चाहेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति वो मुद्दों पे बात करेगा, वो भी लॉजिकल मुद्दों पे बात करेगा। कमोबेश ये दोनों चीजें तस्वीरें कर्नाटक में देखने को मिलती हैं। कर्नाटक में किसी भी व्यक्ति से आप पूछो तो कुछ लोग ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो धार्मिक जो राष्ट्रवाद की जो तस्वीर है वो अलग है, हमारी अलग है। अब बजरंगबली का जिस तरीके से मुद्दा जोड़ा गया बजरंग दल से, ठीक है रमेश जी, आपको रोकेंगे। जगदीश शेट्टार कुछ कह रहे हैं। ये जगदीश शेट्टार वो नाम जिसने अभी कर्नाटक की सियासत में हलचल मचाकर रख दी थी, सुन लेते हैं। ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿದ್ದಾವೆ। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ। ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಓಣಿಕೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10-11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರೋದು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ। ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ 6 ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಜನಬೆಂಬಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ। ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಬೆಂಬಲ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ। ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿದು ಯಾವುದೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂತ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು। ಕೇವಲ ಪಕ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇವಲ ಪಕ್ಷ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮೋದಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ। ಯಾವ ಕಾಲನಿಯ ಜನನೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿದ್ದಾರೆ। ಪಕ್ಷದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮುಖ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಳ ಹೊಡೆತ ಅಂತ ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ,
ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಒಳ ಹೊಡೆತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮುಖಚೇರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗೌರವ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. 6 ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಇತ್ತು ಜನರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ ಹೊಡೆತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. तो आप सुने थे जगदीश शेठार को और फिलहाल हमारे साथ अजय वर्मा जी, सर्वेश्वर पाठक जी थे, आलोक वंश जी, डॉक्टर रमेश ठाकुर जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए और साथ ही साथ जो चर्चा की उसका हिस्सा बनने के लिए। लेकिन न्यूज इंडिया पर यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।